हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत हिमांटी क्लासेस। आज हम बिजनेस स्टडी क्लास 12th के सेकंड बुक के चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, क्या क्या डिसीजन हमें लेना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। सो मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस। सो फंड हम जिसको बोलते हैं, आमतौर पे क्या होता है कि कोई भी बिजनेस को कैरी करने के लिए हमें फंड चाहिए और उस फंड को मैनेज करना ही एक तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस और फंड एंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज सफिशिएंट फंड फॉर कैरिंग आउट वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। सफिशिएंट सफिशिएंट मतलब होता है कि पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए फंड। सफिशिएंट फंड मींस दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज नाइदर सरप्लस फंड नॉर शॉर्टेज होना चाहिए। सो इस तरह से इसी को हम बोलते हैं सफिशिएंट होना। ठीक है, हाउएवर इन मॉडर्न सेंस role of financial manager has changed. They are now not only concerned about ensuring sufficient fund, rather than they also need to take decision related to investment decision, identifying source of raising fund, क्या हमें डेट या इक्विटी से लेना है, डेट से लेना है, कर्जा लेना है, या शेयर इशू करके, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका एक पार्ट जो होता है दैट इज गिवन टू शेयर होल्डर और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेयर दे होल्ड। सो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, सो क्या डिविडेंड डिसीजन, तो ये भी डिसीजन भी उन्हें लेना पड़ता है एक फाइनेंस मैनेजर को कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ से पैसा रेज करें, और तीसरा जो है कि जो प्रॉफिट का पार्ट जो शेयर होल्डर को मिलता है वो डिविडेंड डिसाइड करना। क्योंकि टैक्स तो कंपलसरी होता है, हमें देना पड़ता है, लेकिन टैक्स निकालने के बाद जो बच जाता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो कंपनी अपने पास रख लेता है, इसको इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं या सेविंग और कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं, और दूसरा जो होता है जो कि शेयर होल्डर को मिल जाता है उसको डिविडेंड। तो ये डिसीजन लेना पड़ता है कोई भी एक फाइनेंशियल मैनेजर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब होता है कि शेयर का प्राइस को बढ़ाना। जैसे मान लो कि कोई मिस्टर ए हैं जो जो 10 शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी का, और एक शेयर जो है 50 रुपीज का है, यानी कि 500 रुपीज उसने स्पेंड किया, उन्होंने स्पेंड किया है, कितना स्पेंड किया, 500 रुपीज। ठीक है, अगर मान लो उसी शेयर का दाम डबल हो जाता है तो नाउ ही विल गेट 1000 रुपीज फॉर द 10 शेयर। सो इस तरह से शेयर का वैल्यू पहले के मुकाबले बढ़ जाना, बढ़ाना, इसी को बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, जैसे मान लो एसीएल का एट द रेट ऑफ 100 शेयर है किसी के पास, यानी कि 5000 है। आफ्टर 1 ईयर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हैज इंक्रीज टू 80 पर शेयर। सो नाउ वेल्थ जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ गया, 8000 हो गया, सो 3000 बढ़ गया, एंड दिस इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्यों हम फाइनेंस मैनेज करना चाहिए। टेकिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक तो हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, और वो भी इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होता है, तो उसको डिसाइड करना। ensuring sufficient fund at all the point of time, यानी कि हमेशा फंड अवेलेबल होना चाहिए, ये नहीं कि शॉर्टेज ऑफ फंड की वजह से काम रुका हुआ है। ठीक है, सेलेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कैन मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। सो यहाँ पे भी किस तरह से हम शेयर होल्डर का वेल्थ को बढ़ा सके। एडिक्वेट रिटर्न टू शेयर होल्डर को एनफ पैसा मिल सके क्योंकि उन्होंने पैसा लगा रखा है, और फंड जो पैसा लगा उसका सेफ्टी हो, ये भी चीज इंश्योर करना। सो हम यहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर तीन आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम 5 क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। एक तो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, पहला जो है हमें देखना होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी हम कहाँ पे पैसा लगाएं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट हो दो तरह के होते हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट में और वर्किंग कैपिटल में। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन से क्या क्या चीज को ध्यान में रख के हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बोथ फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है। मान लो हमें पैसा लगाना है फिक्स एसेट में या वर्किंग कैपिटल में, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसको हम देखेंगे, दो क्वेश्चन। और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि हमें डेट से पैसा ले या इक्विटी से पैसा ले, इसको इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। और पांचवा क्वेश्चन है कि डिविडेंड कितना मिलना चाहिए, कितना रिटेन अर्निंग होना चाहिए। सो ये तीन चीज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। कि ब्रॉड डिसीजन मैंने बता दिया आपको, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और पहला जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है इसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में आता है इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, और दूसरा फिक्स एसेट डिसीजन होता है।
फिक्स एसेट डिसीजन, ठीक है, ये भी हमें देखना है फिक्स एसेट में, और या इसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। और दूसरा शॉर्ट टर्म जो होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में मनी इन हैंड, रॉ मटेरियल, इन सब चीज के बारे में देखें। सो हम पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या 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 फैक्टर इफेक्ट करता है लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए। सो इसमें हमारे पास जो है 3 फैक्टर इफेक्ट टर्म डिसीजन। तो ये हम देखते हैं, पहला कैश। सो कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ठीक है। सो हम देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे अफेक्ट करता है बजटिंग डिसीजन को, कैपिटल डिसीजन को कैसे अफेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप 100 रुपीज़ किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, 100 रुपीज़ लगा रहे हो, और ये प्रोजेक्ट 2 ईयर का टाइम है, इसमें 2 ईयर के बाद ये पूरा आपका जो जो भी मशीनरी है वो खत्म हो जाता है। तो एवरी ईयर इसका इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 100 अपॉन अपॉन 2 इक्वल टू 50 रुपीज़ हो गया। सो 50 रुपीज़ हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लो एवरी ईयर आपका जो इस मशीन को ऑपरेट करने से आपको 40 रुपीज़ मिल रहा है, तो आफ्टर 2 ईयर ओनली यू विल एबल टू एक्स्ट्रा कितना, और 80 रुपीज़ जी, यानी कि जितना आपने लगाया उससे कम आपको मिल रहा है आफ्टर द एंड ऑफ द 2 ईयर। सो ये प्रोजेक्ट पे आप पैसा नहीं लगो। अगर मान लो कि एवरी ईयर ये 60 रुपीज़ दे रहा है, सो 2 साल में कितना देगा, प्लस और 60, सो ये हो गया 120 रुपीज़, यानी कि 100 से ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लगा दोगे। इसी तरह से कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट जो है, अगर ज़्यादा है देन द आउटफ्लो, देन वी जनरली इन्वेस्ट मनी इन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब हम यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट ले लेते हैं, मान लो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में 100 रुपीज़ लगा रहे हो, प्रोजेक्ट बी में भी 100 रुपीज़ लगा रहे हो आप, और मान लो इसमें 10% रिटर्न है, इसमें जो है उससे ज़्यादा रिटर्न है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, जिसमें ज़्यादा रिटर्न है उसमें लगा दोगे। तो इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि ये देख के कौन सा प्रोजेक्ट में कितना रिटर्न है, ठीक है। सो अगर मान लो रिटर्न ज़्यादा है तो हम उसमें लगाते हैं, 2 प्रोजेक्ट में से किसी एक में, या हम बहुत सारे प्रोजेक्ट देखते हैं जिसमें ज़्यादा रिटर्न आता है, उसमें हम पैसा लगाते हैं, ठीक है। सो इसमें यही है कि रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड। तो आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, जितना पैसा को रेज करने में, फंड रेज करने में जितना पैसा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट शुड बी ग्रेटर देन द रिटर्न फ्रॉम द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। देखो, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं या किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। अगर आप कहीं लगा रहे हो और बैंक से कम मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं पैसा लगाओगे तो वहाँ पे रिस्क है। और अगर मान लो आपका उससे रिटर्न जो है बैंक से भी कम मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा लगाने का वहाँ पे। सो अगर आपका रिटर्न रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मिल रहा है उस प्रोजेक्ट में, तो यू शुड गो फॉर दैट। एंड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट शुड कवर अप द प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग। आप रिस्क ले रहे हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। आमतौर पे जब हम रिस्क लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आप खतरा हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए, तो उस सिचुएशन में यू शुड गेट बेटर रिटर्न। इवन आपका रिस्क लेने का भी उसमें कवर अप होना चाहिए, तब जाके आपको लगाना चाहिए। तो ये दो डिसीजन हो गया, रेट ऑफ रिटर्न और पहला जो था कैश फ्लो। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मींस नॉर्म्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। आफ्टर एनालाइजिंग कैश फ्लो पोजीशन एंड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमने ऊपर दोनों देखा, उसको एनालाइज करने के बाद हमें और भी बहुत सारी चीज कंसिडर करना पड़ता है। क्या क्या है, प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें ज़्यादा मिल रहा है उसमें हम लगाते हैं। प्रोजेक्ट विद लोअर कैश फ्लो, जिसमें जिसमें आउटफ्लो कम जा रहा है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रोजेक्ट दैट विल इनिशिएट अर्ली इनफ्लो, मान लो ऐसे प्रोजेक्ट हो जहाँ पैसा लगाने के बाद 20 साल 30 साल हमें रुकना पड़ता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और जिसमें जल्दी से पैसा रिटर्न आना शुरू हो जाए, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए। रिसोर्सेज अवेलेबल विदाउट रीजन टू हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट, मान लो कि आपके पास 4 प्रोजेक्ट है आपके सामने, इतना पैसा होना चाहिए आपके पास कि आप इन चारों में लगा सको, तब यू शुड गो फॉर दैट। नहीं है तो यू शुड नॉट गो फॉर ये सारे प्रोजेक्ट में, नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट में लगाओ आप। तो इस तरह से ये जो हमारा पहला डिसीजन है वो है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसको 3 पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है, कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट, दूसरा जो है हमें रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरा मैंने देखा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट में ही, हम आपको बताया था कि 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक जो होता है आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, कि आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है। और दूसरा जो हमने बताया था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मान लो कि नेचर ऑफ बिजनेस में 2 तरह के होते हैं,
एक तो आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा जो होता है आपका ट्रेडिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपके पास ज़्यादा आई मीन रिक्वायरमेंट चाहिए, ज़्यादा फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स फैक्टर में नेचर ऑफ बिजनेस कैन बी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अगर मान लो कि आपका इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि मशीन टूल्स वगैरह खरीदना है आपको। और अगर आप क्या कर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसमें आपको कम पैसा चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा मशीन वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वहाँ से खरीदते हैं दूसरी जगह बेच देते हैं। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल देन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो पहला हो गया स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर मान लो स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है तो कम आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है देन यू नीड मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो उस हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है ज़्यादा या कम चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर मान लो कि दो तरह के टेक्निक होते हैं, आपको पता है कि एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा लेबर इंटेंसिव होता है। अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो आपको ज़्यादा मशीनरी चाहिए तो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव चाहिए तो यहाँ पे आपको कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है तो आपको कम पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है कि अगर मान लो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, हर साल आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ता है, देन यू नीड मोर फिक्स कैपिटल चाहिए, आपको ज़्यादा आई मीन पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अगर मान लो कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता है तो आपको ज़्यादा रिक्वायर और फिक्स्ड एसेट विल बी हाइयर। ठीक है, अगर मान लो कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, हम उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, आसानी से थोड़े बहुत चेंज करके हम उसको काम चला सकते हैं, तो आपको उस समय उतना ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से हम ध्यान में रखते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेड टाइम टू टाइम करना पड़ रहा है। अगर अगर एवरी ईयर करना पड़ा है, एवरी 2 ईयर में करना पड़ा है तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत ज़्यादा है, और अगर नहीं करना पड़ता है वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग अल्टरनेट। मान लो कि आपको मान लो कि जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जो सीजनल इन नेचर होते हैं, जैसे शुगर केन क्रशिंग मशीन हो गया। अब आप ये सिर्फ 3 महीना काम होता है तो आपको क्या जरूरत है कि आप पूरे साल के लिए मशीन खरीद लो। आप इसको इसको रेंट पे ले सकते हो 3 महीने के लिए, और जब रेंट पे लेते हो तो आपको उतना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपके पास ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, आपको मशीन खरीदना ही पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में आपको यू नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगर मान लो आप कोलैबोरेट कर सकते हो किसी के साथ तो उस समय आपको अपना अलग से सब कुछ नया सेटअप करने की जरूरत नहीं है, तो कम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए आपको। लेकिन अगर कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको ज़्यादा सब कुछ फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यू नीड मोर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे कहीं और जाके एक कोचिंग सेंटर खोलना है। अगर तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं वहाँ के एग्जिस्टिंग कोचिंग सेंटर के साथ कोलैबोरेट कर लूँ तो हमें वहाँ पे टेबल वगैरह ब्लैक बोर्ड ये सब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे कम रिक्वायरमेंट चाहिए फिक्स एसेट्स का। और अगर आप नया खोल रहे हो वहाँ पे आप कोलैबोरेशन का कोई चांस नहीं है तो यू नीड टू बाई एवरीथिंग, तो उस समय आपको ज़्यादा जरूरत पड़ता है। ठीक है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव, आपको लगता है कि हाँ फ्यूचर में ग्रोथ हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो उस समय आप मशीन वगैरह भी खरीद के प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है। अगर मान लो फ्यूचर में ग्रोथ कम है तो आपको जरूरत नहीं है लगाने का, तो उस समय कम चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेम प्रोडक्ट लाइन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। अगर मान लो सेम प्रोडक्ट लाइन में आपको कुछ नया ऐड करना है, बनाना है, तो उस समय आप उसी एग्जिस्टिंग सेटअप से आसानी से आप कुछ नया चीज़ ऐड कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको बदलाव लाना पड़ेगा, तो इसमें कम कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। लेकिन मान लो आप नया प्रोडक्ट के लिए जा रहे हो, नया अलग तरह का प्रोडक्ट आप लाइन सेटअप करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चाहिए होता है रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इस तरह से हमने देखिए कुछ फैक्टर जो होते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट को ध्यान मतलब क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है कैपिटल रिक्वायरमेंट के, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अभी हमने जो पढ़ा वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, लेकिन हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है। एक तो नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे भी वही है, अगर मान लो कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आपका ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमें कम चाहिए वर्किंग कैपिटल। और अगर
आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ से खरीदना वहाँ बेचना है, तो यू डोंट नीड मच वर्किंग कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा है कि स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर मान लो स्केल ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर कम है तो कम चाहिए। ठीक है। बिजनेस साइकिल मतलब होता है कि बूम और डिप्रेशन ना। आमतौर पर कैपिटलिस्ट सिस्टम हम देखते हैं कि कभी इकोनॉमी ऊपर चला जाता है फिर नीचे आ जाता है। सो जब ऊपर जाता है उसको बूम बोलते हैं और जब नीचे आ जाता है उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो आमतौर पे जब बूम होता है या जब ट्रेड साइकिल ऊपर जाता है तो उस समय हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है वर्किंग कैपिटल का, और जब नीचे जाता है डिप्रेशन होता है तो उस समय हमें कम चाहिए होता है। सीजनल फैक्टर, और जैसे दिवाली वगैरह हो गया उस समय ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है तो एट दैट टाइम वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल। सीजन है जहाँ पे कि आपको प्रोडक्शन कम करना है तो उस समय यू नीड लेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्टिव साइकिल, देखो प्रोडक्टिव साइकिल मतलब होता है टाइम पीरियड। जैसे रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो, ठीक है, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो एंड देन फाइनली इसको प्रोड्यूस करके बेच रहे हो। अगर मान लो ये प्रोडक्शन साइकिल है, यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसमें अगर 2-3 महीने लग रहे हैं तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। मान लो आपने प्रोडक्शन साइकिल लिया है, रॉ मटेरियल खरीदा और बहुत जल्दी बना के बेच दिया, तो यहाँ पे आपको कम रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। सो अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तो यू नीड लेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है तो यू नीड मोर ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड मतलब होता है कि डिफरेंस क्रेडिट पीरियड्स आर अलाउड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल सम ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ क्रेडिट पीरियड ऑफ 15 डेज टू कस्टमर, और कुछ जो होते हैं इवन 3 मंथ के लिए दे देते हैं। तो अगर मान लो 15 दिन के लिए देता है कोई, लॉन्गर द क्रेडिट पीरियड हायर कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर एंड दस अमाउंट ऑफ रिमेन ब्लॉक फॉर हायर। अगर मान लो यहाँ पे क्या 120 दिन पर पैसा वापस आता है तो आपका पैसा ब्लॉक है 120 दिन के लिए, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। लेकिन मान लो 15 दिन के अंदर ही आपको पैसा वापस मिल रहा है तो उतना पैसा ब्लॉक नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है। सो यही ध्यान में रखना हमें। क्रेडिट अवेल मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को कितने दिन का क्रेडिट देता है। अगर मान लो कि क्रेडिट जो है लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड इन एवरेज पेमेंट पीरियड एक्सीड एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है। अगर मान लो हो सकता है कि आपको 45 डेज हो या 30 डेज हो, तो 30 डेज के अंदर अगर पैसा वापस मिल जाता है आपको कस्टमर से तो आपको कम चाहिए होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा 45 डेज या 2 मंथ का तो होता है, 3 मंथ का होता है, तो उस सिचुएशन में आपको यू नीड टू होल्ड मोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है। सो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर मान लो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छा है तो आप जल्दी बना लोगे, जल्दी बना के जल्दी बेच सकते हो और जल्दी से पैसा आपके पास वापस आ सकता है। लेकिन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर बहुत डिफिकल्ट है या बहुत ही उसमें कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में कोई चीज़ में, तो उस समय आपको यू नीड टू हैव मोर ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है। सो ये हो गया। तो इस तरह से नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मान लो रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। सो इन दिस टू एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड, एक तो कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और टाइम पीरियड बिटवीन द प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसीविंग। तो अगर मान लो कि आपको कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, जब चाहिए तब मिल रहा है आपको, तो उस समय आपको जरूरत नहीं है स्टोर करके रखने का, तो उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल आपको या वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। अगर मान लो कि आप आज ऑर्डर दे रहे हो, 2 महीने के बाद आ रहा है आपका रॉ मटेरियल, तो उस सिचुएशन में यू नीड टू बाई एंड कीप मोर ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की। ठीक है। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर मान लो कंपटीशन ज़्यादा है या कम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो कंपटीशन ज़्यादा है तो हो सकता है कि अगर आपने थोड़ा खरीदा और ख़त्म, तो यू बाई मोर एंड कीप इट विथ यू, और इस तरह से यू नीड मोर ऑफ वर्किंग कैपिटल। लेकिन मतलब कंपटीशन जब जरूरत है तब आप मंगा सकते हो, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वेटिंग पीरियड हियर। ठीक है। और इन्फ्लेशन है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। अगर मान लो कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब जनरली राइज इन प्राइस, मैंने बताया। In this cost of input like raw material, labor charges and amount of other एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है। लेकिन अगर मान लो डिफ्लेशन है, कम है, तो उस समय आपको कम चाहिए होता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मैंने बताया था, अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्रोडक्ट्स आई मीन डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उस समय आप अभी प्रोड्यूस करके रख लोगे उसको, और उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। अगर मान लो फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है नहीं है तो आपको अभी कम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सो ये हमने देखा यहाँ पे।
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या क्या चीज़ को ध्यान में रख के हमें ये ज़्यादा या कम रखना पड़ता है। और दूसरा हमने देखा कि लैंड बिल्डिंग फिक्स एसेट जो होता है उसमें उसमें लिए हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट की क्या जरूरत पड़ती है। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन मैंने बताया था कि मैंने बताया था आपको, मान लो 100 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है। अगर हमारा 100 रुपीज़ प्रॉफिट है तो इसमें 20 रुपीज़ टैक्स निकल जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स, तो बचता है 80 रुपीज़। अब ये 80 रुपीज़ हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कितना हम रिटेन करके रखें और कितना हम शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दें। सो इसी को बोलते हैं हम इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये डिसाइड करना पड़ता है, फाइनेंसिंग मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कितना हम रखें अपने पास और कितना डिविडेंड दे दें। डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर को पैसा, शेयर होल्डर को प्रॉफिट का पार्ट दें। सो अमाउंट ऑफ अर्निंग, देखो पहला पॉइंट है इसके अंदर, अगर ज़्यादा अर्निंग होगा तो ज़्यादा डिविडेंड होगा, कम अर्निंग हो तो कम डिविडेंड होगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर मान लो आपका अर्निंग स्टेबल है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू पे डिविडेंड या डिक्लेयर बेटर हायर डिविडेंड। लेकिन मान लो आपका अर्निंग फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस समय आप उस पोजीशन में नहीं रहोगे कि आप को ठीक है इतना हाई या तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग भी इंपॉर्टेंट होता है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, मान लो कभी कभी क्या होता है, कंपनी ये डिसाइड करता है कि हमें इतना देना ही देना है। मान लो कि हम 1% डिविडेंड देना ही देना है, तो ये कंपनी का पॉलिसी है और उस पॉलिसी पे वो जनरली टिका रहेगा और उतना देगा ही देगा, चाहे चाहे प्रॉफिट बढ़ जाए या घट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, वो पॉलिसी है उसका। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर मान लो उसको लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो डिविडेंड कम देगा और पैसा बचा के कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, जिससे कि फ्यूचर का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा और इससे उसका फायदा उठा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि कैश फ्लो पोजीशन। अगर उनका कैश फ्लो पोजीशन जो है अच्छा है, ठीक है, देखो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व द आउटफ्लो ऑफ द कैश, कि आप जब डिविडेंड देते हो तो आप पैसा बाहर जाता है। कंपनी में भी अर्निंग प्रॉफिट, लेकिन उनके पास कैश का शॉर्ट हो, तो उस सिचुएशन में अगर मान लो कैश का शॉर्ट है, तो उस सिचुएशन में जो है डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कम किया जाएगा। और ज़्यादा है उनके पास तो उस समय वो लोग ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। कभी कभी शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि उनको उनको डिविडेंड ना मिले और ज़्यादा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाए, रिटेन अर्निंग ज़्यादा हो। क्यों? अगर रिटेन अर्निंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा इन्वेस्ट होगा कंपनी में, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा और इस तरह से शेयर होल्डर पैसा ज़्यादा अर्न कर पाएंगे अपना शेयर बेच के। तो ये भी एक चीज़ को ध्यान में रख के हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या हम डिविडेंड कितना डिक्लेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर मान लो कि गवर्नमेंट किसी के डिविडेंड पे ज़्यादा टैक्स लगा देता है, तो इस समय तो उस सिचुएशन में शेयर होल्डर डिविडेंड लेने को लेना पसंद नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि वो पैसा कंपनी में लगा दिया जाए और कंपनी में जब लग गया तो कंपनी का ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन बढ़ेगा और इससे शेयर का प्राइस बढ़ेगा और उस तरह से उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएगा अपने शेयर को बेच के। सो ये भी एक तरीका है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अगर मान लो कि ऐसा माना जाता है कि जो अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उस समय एक अच्छा न्यूज़ जाता है स्टॉक मार्केट में और स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, तो कंपनी जनरली शेयर प्राइस आई मीन डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करता है। और अगर उसको लगता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से कंपनी का रेपुटेशन कम होगा या किसी भी तरह का उसका स्टॉक मार्केट में उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिर जाएगा, तो उस समय वो कम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, आमतौर पे नए नए कंपनी जो होते हैं उनको उनको कैपिटल मार्केट का एक्सेस नहीं होता है, कोई जानता नहीं है, तो उनका वो अगर चाहे भी तो शेयर के थ्रू पैसा नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसे कंपनी क्या करते हैं, ज़्यादा आई मीन जो जो रिटेन अर्निंग होता है वो ज़्यादा रखते हैं और डिविडेंड कम डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई बड़े कंपनी है, फेमस कंपनी है, जिसको सब जानता है, वो चाहे जब मर्जी तब मार्केट से पैसा उठा सकते हैं शेयर के थ्रू, तो उन्हें वो ऐसे कंपनी डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब चाहिए तब वो पैसा मार्केट से रेज कर सकते हैं। लीगल कंस्ट्रेंट, कभी कभी क्या होता है कि लॉ आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आपको इतना डिविडेंड देना ही देना है, इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते हो, तो उस सिचुएशन में कंपनी को लॉ मानना पड़ता है और उसी पे डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, सो ये लास्ट है ये कि डिविडेंड डिक्लेयर करने सबके पहले क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है या डिविडेंड डिसीजन कौन कौन से फैक्टर
क्या होता है, कंपनी जो होता है शेयर होल्डर के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि उन्हें कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, और उसके हिसाब से ही वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट नहीं कर सकते हैं। सो ये 11 पॉइंट है जो आपको ये बताता है कि क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। हम यहाँ पे देखना है कि डेट और इक्विटी, इसको फाइनेंसिंग डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में होता है कि डेट और इक्विटी। ठीक है, डेट और इक्विटी का रेशियो क्या होना चाहिए, इसी को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज, जैसे कि हो गया आपका डेट, और ये हो गया आपका बोरोड फंड डेट हो गया, और शेयर होल्डर। तो दोनों में से कौन को प्रेफर करना चाहिए, इसको क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रख के हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसको क्या क्या फैक्टर को हम ध्यान में। एक तो हमें पता है बोरो फंड क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट देना होता है आपको। उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं देना होता है, हमें इसमें एसेट्स को भी गिरवी रखना पड़ता है। अगर हम नहीं दे पाए तो एसेट्स भी बिक सकता है, और भी बहुत सारी दिक्कत आती है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर बेसिकली जो होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, और इसमें किसी भी तरह का कोई कंपलसरी नहीं है कि हाँ हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना ही करना है, और डिपेंड करता है क्या है। सो क्या क्या फैक्टर को हम ध्यान में रख के डिसाइड करते हैं कि हम अपना फंड हम रेज करें थ्रू डेट के थ्रू, कर्ज के थ्रू। सो इसमें कुछ पॉइंट है, जो पॉइंट हमें बताया फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब डेट इक्विटी रेशियो को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, पहले कॉस्ट है। मान लो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड जो है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज को ध्यान में जाता है। अगर मान लो कि शेयर इशू करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर मान लो फाइनेंशियल मैनेजर को लगता है कि शेयर इशू करने में, जैसे शेयर इशू करते हो तो आप ऐड करवाते हो, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, अगर वो ज़्यादा है देन द इंटरेस्ट दैट यू पे बाय रेजिंग फंड थ्रू डेट, तो आप क्या करोगे, डेट डेट प्रेफर करोगे। जो भी सोर्स एक्चुअली चीपर होता है दोनों में से, शेयर इशू करने का भी अपना कॉस्ट होता है, और पैसा जब आप लोन लेते हो तो उसका भी कुछ कॉस्ट होता है। दोनों को हम कंपेयर करते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कौन सा सही है। रिस्क इन्वॉल्व, द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द सोर्स डिफरेंट होता है। जैसे मान लो कि आपने बोरोड फंड है, तो आप लोन ले रहे हो, बेसिकली इंटरेस्ट पे करोगे, बाद में आपको जो पूरा अमाउंट है वो भी पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पे कर रहे हो तो एसेट्स भी बिक सकता है। तो इस तरह से डिफॉल्ट इफ यू आर रिस्क, तो अगर मान लो रिस्क लेना है तो गो फॉर बोरोड फंड, और रिस्क नहीं लेना है तो आप शेयर होल्डर का आई मीन शेयर के थ्रू पैसा रेज कर सकते हो। फ्लोट कॉस्ट, ठीक है। अगर मान लो इक्विटी जो है शेयर के थ्रू पैसा, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, हायर फ्लोटेशन कॉस्ट, लेस लाइकली टू रेजिंग मनी थ्रू दैट सोर्स। मान लो जिसका भी अगर मान लो एडवर्टीजमेंट, आप शेयर को एडवर्टाइज कर रहे हो, शेयर को एडवर्टाइज करने की वजह से जो पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आपका इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करना महंगा पड़ रहा है, तो आप यू विल नॉट गो फॉर इट, यू विल गो फॉर अनदर सोर्स दैट इज बोरोड फंड के थ्रू जा सकते हो। सो फ्लोटेशन कॉस्ट भी डिसाइड करता है कि क्या आप बोरोड फंड रेज करो या आप इक्विटी के थ्रू। कैश फ्लो पोजिशन ऑफ द कंपनी, स्ट्रॉन्ग द कैश फ्लो पोजिशन में मेक डेट फाइनेंसिंग मोर वायबल देन द फंडिंग थ्रू इक्विटी। अगर मान लो बहुत ज़्यादा गुड कैश है, तो वो कैश फ्लो ज़्यादा है, तो वो कंपनी जो है इंटरेस्ट पे करने के लिए उसको सफिशिएंट फंड है, तो ऐसे कंपनी को चला जाना चाहिए डेट के थ्रू। लेकिन मान लो कैश की कमी है, तो और ऑलरेडी आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कंपनी जनरली क्या करता है कि इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेता है, डेट पे पैसा नहीं लेता है, बाकी इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द बिजनेस, हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। मान लो कि बिल्डिंग का रेंट वगैरह, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर अगर आप मान लो बोरो करते हो, तो बोरो करोगे तो वो भी एक इंटरेस्ट भी आपका फिक्स हो जाएगा, हर महीने देना होगा। सो ये तो अगर मान लो हाई ऑपरेटिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऐसे कंपनी जनरली शुड गो फॉर इक्विटी के थ्रू रेज करना चाहिए, और अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो फॉर डेट के थ्रू रेज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर मान लो कोई कंपनी चाहता है कि उसका कंपनी पे कंट्रोल बना रहे, तो उस सिचुएशन में मोर इक्विटी में लीड टू
डायल्यूशन ऑफ, अगर मान लो आप इक्विटी ज़्यादा इशू कर रहे हो तो आप अपना कंट्रोल जो है कंपनी के ऊपर कम हो रहा है आपका। तो अगर आप चाहते हो कंट्रोल बना रहा है तो आप कर्जा लेना ज़्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए और तो उस सिचुएशन में यू कैन गो फॉर इक्विटी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर मान लो कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा है, शेयर इशू करने से जो है आपका देखो यहाँ पे हेल्थ कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ द सोर्स ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग मोर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी। सो हाउएवर डिप्रेस्ड, अगर मान लो कैपिटल मार्केट बहुत डाउन है तो उस सिचुएशन में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो आप वहां से पैसा नहीं उठा सकते हो। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट जो है बहुत बूम पे है, अच्छा चल रहा है, तो उस समय आप शेयर इशू करके इजीली मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। सो ये हम 3 डिसीजन देखें यहाँ पे। एक तो आपका सबसे पहले डिविडेंड डिसीजन था, जो दूसरा सॉरी पहले जो था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, दूसरा डिविडेंड डिसीजन था, और तीसरा डेट इक्विटी है, इसको फाइनेंसिंग डिसीजन भी बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। ये तीनों क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा 6 नंबर का। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।